यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, भगवान ने जन्म लिया है। जी हाँ, 32 साल पहले भी फिल्म की दुनिया में एक कृष्ण ने जन्म लिया था, जो आज भी न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के लोगों के मन में, श्रद्धालुओं के मन में कृष्ण का एक भाव, एक चेहरा, एक छवि आज भी जिंदा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नीतीश भारद्वाज जी की, जिन्होंने महाभारत जो ऐतिहासिक सीरियल बना था उसमें श्री कृष्ण वासुदेव की भूमिका की थी, और वो भूमिका ऐसी थी कि आज भी वो जीवंत है। हम चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आज कृष्ण की जो उनकी जो छवि है, उनका जो बोलने का अंदाज़ है, वो आज भी हमारे आँखों में, चेहरों में हमारे ज़िंदा है। तो अपने 2 दिन के प्रवास पर नीतीश जी जयपुर आए हैं। वर्तमान में नीतीश जी संस्कार भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उस नाते जयपुर 2 दिन के प्रवास पर आए। उन्होंने 2 दिन साहित्यकारों के साथ, लेखकों के साथ संवाद किया और आज उनसे बात करने का मौका मिला। तो नीतीश जी, पत्रिका के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो हालांकि सवाल और भी करेंगे, लेकिन सबसे पहला वही सवाल जो लोगों को रखता है, लोगों ने बार बार सुना भी है और पढ़ा भी है। आज 32 साल बाद भी आज आपकी कृष्ण की जो भूमिका है वो जिंदा है लोगों के आंखों में, जहन में। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई, कलयुग में जितनी समस्याएं बढ़ेंगी, लोग उतना ही कृष्ण से प्रेरणा लेने के लिए आतुर होंगे, और कृष्ण के जीवन से, महाभारत की कहानी से और भगवत गीता से जो समाधान हर समस्या के मिलते हैं वो कहीं और नहीं मिलते। तो कृष्ण तो जीवंत हैं ही। जी, चूँकि आप संस्कार भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उस नाते चलचित्रों, फिल्मों से और थिएटर से भी शुरुआत से जुड़े रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल, जो कि कश्मीर फाइल, द कश्मीर फाइल फिल्म जो आई थी, वो एक डॉक्यूमेंट्री होने के बावजूद उसने अपने सफलता के झंडे गाड़े। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, एक तो वो डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, वो तो फीचर फिल्म ही थी। डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स के ऊपर आधारित फीचर फिल्म थी, इसलिए शायद आपको वो डॉक्यूमेंट्री टाइप लगी होगी, लेकिन मुझे तो उसमें पूरा फीचर फिल्म ही दिखाई दी। देखिए, वो जो एक काल था 88 से लेके जब महाभारत चल भी रहा था और 90s का वो जो एक कालखंड था, उसमें कश्मीर में जो आतंक हुआ उसके विषय में कश्मीर के बाहर बहुत कम लोगों को पता चला। एक तो दूरदर्शन ही एकमात्र टीवी चैनल था, और मीडिया की इतनी उपस्थिति नहीं थी, और सरकारी मीडिया होने के कारण हो सकता है दूरदर्शन के ऊपर बहुत सारे निर्बंध लगाए गए हों, ताकि जिसके कारण ये हो गया कि वास्तविक वहाँ पर क्या हुआ है कश्मीरी पंडितों के साथ, ये लोगों तक बात सही दृष्टि से पहुँची ही नहीं। तो एक ऐसा पर्व था भारत के राजनीतिक जीवन में जिसके विषय में लोगों को जानने की आतुरता तो थी, लेकिन कोई ऐसी कलाकृति सामने नहीं आई थी। तो कश्मीर फाइल्स ने उस पिटारे को खोल दिया और सारे तथ्य जो हैं वो सबके समक्ष रख दिए, और आज लोगों को पता है कि कश्मीर में क्या हुआ है, आतंकवाद का सही रूप क्या है, वो कितना भयावह हो सकता है, कितना घिनौना हो सकता है। और यदि ये जहर कश्मीर के बाहर पूरे भारत में फैला तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर क्या बीत सकती है, ये पहली बार लोगों ने देखा। जी, तो ये जो कश्मीर फाइल है, इस तरह की जो फीचर फिल्म आपने बताया, इस तरह की फिल्में को रिलीज़ करने का क्या वर्तमान सरकार की वजह से रिलीज़ हो पाई, या इस तरह की फिल्में बनती आई है? नहीं, मुझे नहीं पता बनती आई हैं कि नहीं है, लेकिन ये सरकार की ओर से बनी हुई फिल्म नहीं है। ये तो विवेक जी ने अपनी ओर से उनको जो सामाजिक या राजनीतिक
जो चीज़ें लगी आवश्यक लगी कि इन तथ्यों को मेरे दर्शकों के सामने लाना है मुझे, उन्होंने फ़िल्म बनाई। हाँ, इतना ज़रूर है कि क्योंकि ये भाजपा की सरकार है तो उसके ऊपर बैन नहीं लगा। ये भाजपा की सरकार नहीं होती और यूपीए की होती तो शायद इसके ऊपर बैन लग जाता, क्योंकि एक बड़े अंतराल से ये एक षड्यंत्र तो चला ही आ रहा है कि जो सही चीज़ है वो लोग ना देख पाएँ। तो अच्छा है कि इसी को तो स्वतंत्रता कहते हैं मीडिया की। एक आर्टिस्ट होने के नाते या फिल्म डायरेक्टर होने के नाते जो विवेक अग्निहोत्री जी को लगा वो उनकी स्वतंत्रता है लोगों के सामने लाना, और अगर वो तथ्यों के आधार पर वो ला रहे हैं तो उसको बैन करने का कोई कारण नहीं बनता। तो भाजपा की सरकार थी इसलिए ये तथ्य लोगों के सामने आ सके। जैसे अगर पृथ्वीराज, राम सेतु, इस तरह की जो फिल्में हैं वो कहीं ना कहीं इतिहास से वर्तमान समय को जोड़ती है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कश्मीर फाइल्स ने एक तरह से लोगों की चॉइस को बदल दिया है। अब लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हमारे इतिहास के जो रियल लाइफ हीरोज़ हैं उनके ऊपर फिल्में हम देखना चाहते हैं। आज तक का जो इतिहास हमको दिखाया गया है या स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया गया, माइटी मुगल्स, मतलब मुग़ल लोगों ने मतलब आज तो मैं किसी एक यूथ के ग्रुप से बात कर रहा था आमेर फोर्ट के ऊपर, तो एक लड़की ने कह दिया कि मुग़ल ही हैं जो यहाँ पर कला को ले आए। तो ये जो दिमाग के ऊपर अंकित कर दिया गया है ना कि मुग़लों के कारण ही यहाँ की संस्कृति है, मुग़लों के कारण ही यहाँ पे कला है, ये अब लोग नहीं देखना चाहते। ये इग्नोरेंस है, क्योंकि बचपन से यही पढ़ाया गया है। अब कॉमन मैन जो है वो भारत के इतिहास को देखना चाहता है, यहाँ के हीरोज़ को देखना चाहता है, वो पृथ्वीराज चौहान को देखना चाहेगा, वो शिवाजी महाराज को देखना चाहेगा। साउथ में भी कितनी रानियाँ हैं चेन्नम्मा रानी है कर्नाटक में, ऐसी कई सारी रानियाँ हैं जिन्होंने पुर्तगीज़ लोगों के साथ या अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की है। झांसी की रानी की तो कई सारी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन अनसंग हीरोज़ जो भारत के हैं उनके ऊपर अब लोग फिल्में देखना चाहते हैं, धारावाहिक देखना चाहते हैं। ये नहीं कि बस मुग़लों को माइटी दिखाया जाए। और मुग़ल शासनकाल में जैसे कश्मीर फाइल्स ने दिखाया कश्मीर में क्या गलत हुआ, तो मुग़ल शासनकाल में भी बहुत सारी गलत चीज़ें हुई हैं जिनको दबाया गया है, आज तक सामने नहीं आने दिया गया। तो हो सकता है कई फिल्मकार ऐसी फिल्में बनाएं और जो तथ्यों पर आधारित हों, तो लोगों को ये जानने का अधिकार है। जनमानस को अपना इतिहास ज्यों का त्यों देखने का और पढ़ने का अधिकार है, तो उससे उनको वंचित नहीं करना चाहिए, जिसके लिए संविधान बना है। सर, आप यहाँ जयपुर आए 2 दिन के लिए, तो यहाँ क्या क्या कार्यक्रम आपने संबोधित किया, कहाँ शामिल हुए आप? देखिए, मैं संस्कार भारती जो संस्था है वो पूरे भारत में कला, साहित्य, इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इस संस्था का गठन हुआ है। इसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और अजमेर और जयपुर के प्रवास पर आया हूँ, और अजमेर में भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ में बैठक हुई कि वहाँ की कलाएं और संस्कृति क्या है, साहित्य क्या है, उसको हम किस प्रकार से मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ राजस्थान की बात होती है वो 2 ही 3 नृत्य और पधारो मारे देश और इतना ही सिर्फ सामने आता है, घूमर वगैरह जो है लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ संस्कृति है। तो यहाँ पर जैसे ये जयपुर का क्षेत्र है, जयपुर सवाई माधोपुर, ये जो क्षेत्र है इसको ढूंढाड़ संस्कृति यहाँ की मानी जाती है, तो इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। तो ये सारी जो भौगोलिक
भौगोलिक जो स्थान है, इनकी जो अलग अलग संस्कृति है, इसको जीवंत रखना और इनकी प्रथाओं, परंपराओं और कला साहित्य को जीवंत रखना, ये काम हम करते हैं संस्कार भारती से, क्योंकि ये धरोहर है इस देश की। और इस देश की जो विविधता, राजनीतिक क्षेत्रों में हर व्यक्ति बात करता है कि हमारी डाइवर्सिटी जो है यही सब कुछ है और हमारी डाइवर्सिटी को जीवित रखना चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये काम कौन करता है? ये ग्राउंड रियलिटी में काम संस्कार भारती और ऐसी जो तत्सम संस्थाएं हैं यही करती हैं। तो इन परंपराओं को, प्रथाओं को जीवित रखना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि यही हमारी धरोहर है। तो जयपुर में भी कल मैंने कार्यशाला ली। मैं पिछले 6 वर्षों से संस्कार भारती से जुड़ा हूँ महाराष्ट्र में। अब राष्ट्रीय दायित्व मुझे दिया है। तो कल जयपुर में जो यहाँ के जो कला साधक हैं, नाट्य क्षेत्र के हैं, कविता के क्षेत्र में, एक छोटी सी बच्ची है जो कविताएं करती है, तो इन लोगों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ की, जिनकी मैंने कार्यशाला आयोजित की थी। उनको जो मेरा अनुभव है थिएटर का है, सिनेमा का है, उसके माध्यम से उनका मार्गदर्शन किया। और आज मैंने जानबूझ के, क्योंकि उन लोगों ने जो प्रस्तुति की थी वो ऐतिहासिक नाटक था राजा दाहर सेन का, जो सिंध के अंतिम शासक थे। तो मैंने कहा कि चलिए आमेर फोर्ट चलते हैं। आप में से कितने लोगों ने देखा है? तो 1-2 को छोड़ के किसी ने देखा नहीं था। तो उन सब को, पूरे ग्रुप को मैं आमेर ले गया और वहाँ पर पूरा जो दिखाया कि राजा कैसे जीते थे, उनका काम क्या था, और उनको एक कलात्मक दृष्टिकोण से एक फोर्ट, एक जो किला है उसको देखने की एक नई दृष्टि मिली। उसके बाद चर्चा हुई कि एक अभिनेता के रूप में आप में इसने क्या देखा, एक निर्देशक के रूप में आपने इसमें क्या देखा। अब वहाँ पे शीश महल है, तो शीश महल में कॉन्वेक्स ग्लासेस का पूरा वो बना हुआ है। उसमें यूं हाथ करें तो हर एक छोटे ग्लास में, वो शीशे में आपको वही प्रतिबिंब दिखता है। तो उसको देखकर मुगले आज़म का वो जो गाना है, प्यार किया तो डरना क्या, तो यहाँ से प्रेरणा लेकर वो सिनेमा में आया था। तो क्या होता है, राजा लोग जो हैं उनका ये एक दायित्व, अनेक दायित्वों में से एक ये भी दायित्व होता है कि कला, साहित्य, संगीत, इन सबको प्रोत्साहन देना। तो वो प्रोत्साहन किस प्रकार से देते हैं? या तो आयोजन करते हैं, या जो किला बनता है उसके द्वार के ऊपर अलग अलग चित्र बनते हैं, तो वो उन कलाकारों को प्रोत्साहन भी मिलता है, उनको रोज़गार भी मिलता है, और वहाँ का जो जीवन है उसका एक तरह से प्रतिबिंब आपके किले पर देखने को मिलता है ना। तो ये आदान प्रदान है, ये दायित्व है राजा का। तो उसके साथ में जो वहाँ पर एक शीश महल में देखा, वो उल्टा प्रवाह देखिए कि उसको कैसे सिनेमा में किसी ने ले लिया। तो ये जो संस्कारों का, कला, साहित्य, संगीत का जो आदान प्रदान है, ये देखने की दृष्टि विकसित मैं करना चाह रहा था उन लोगों में, और उन्होंने एक नए दृष्टिकोण से इस सब को देखा। वरना तो जाते हैं, देखते हैं कि अरे वाह कितना बड़ा है, कितनी मोटी दीवार है, कितना है। तो यही एक आर्टिस्ट का काम होता है। तो ये लोगों को मार्गदर्शन करना, ये मेरा दायित्व है। एक सीनियर एक्टर होने के नाते, निर्देशक होने के नाते, जो भी मेरा अनुभव है उसे बांटना, ये मेरा दायित्व समाज के प्रति मैं मानता हूँ और उसका निर्वहन कर रहा हूँ। सर, अगर पुराने समय की बात करें तो मेकाले की शिक्षा पद्धति, उसके बाद एक ख़ास तरह की विचारधारा उसने पूरे साहित्य के अंदर और हमारे इतिहास के साथ तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की, और वो कई फिल्मों में भी हुआ है। उससे कहीं ना कहीं हमारे जनमानस में एक भारत के ऐतिहासिक गौरवशाली इतिहास को चोट लगी है। आप संस्कार भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, सीधा कहीं ना कहीं चलचित्र से आप जुड़े हैं, आप थिएटर से सब चीज़ें, तो एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते और संस्कार भारती इसको लेकर क्या कर रही है और आपकी क्या योजना है इसको लेकर? देखिए, संस्कार भारती का काम जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है, वो विद्या भारती का काम है।
वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन संस्कार भारती का हाँ इतना अवश्य काम है कि जो स्थानीय स्तर पर जो साहित्य है उसको जीवित रखना और जो साहित्यिक हैं उनको बढ़ावा देना, उनका प्रोत्साहन करना और उनको विद्या भारती से जोड़ देना। और यदि स्थानीय स्तर का जो साहित्य है वो अगर फिल्मों में आ सके, शॉर्ट फिल्म में आ सके, थिएटर में आ सके, तो वो प्रयास करना, तो उसके प्रति हम प्रयासरत हैं और रहेंगे। और जो शिक्षा नीति जो बन रही है, जो ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक नई शिक्षा नीति जो बनने जा रही है, उसका सारा का सारा जो डोमिनेंस है या फोकस है वो भारत के इतिहास पर है। जो भारत का इतिहास जो लेफ्टिस्ट लोगों का या अंग्रेज़ों का लिखा हुआ नहीं है और एक बहुत बड़ा इतिहास का कालखंड है भारत में। जैसे आज उस लड़की ने कह दिया कि आमिर देख के ये लगा कि मुग़ल ही यहाँ पर कला को ले आए। भैया मुग़ल तो 1526 में आए, बाबर। उसके पहले क्या यहाँ पे कला संस्कृति साहित्य नहीं था? तो एक जो है ना ब्रेन वॉशिंग हुआ है, सदियों से ये ब्रेन वॉशिंग चल रहा है, इसको तोड़ना आवश्यक है। और शिक्षा के स्तर पर ही, स्कूली शिक्षा के स्तर पर ही ये तोड़ना आवश्यक है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मुग़लों का कोई योगदान नहीं है। मुग़लों ने अपना जो उज़्बेकिस्तान से आए तो वहाँ के आज जो हम गुम्बद देख रहे हैं, गुम्बज देख रहे हैं, या जो एक मुग़ल आर्चेस हैं, या जो जिस तरह से वो उनकी पेंटिंग्स होती हैं, मुग़ल शैली है, तो ये भी उन्होंने, उनका योगदान है, इसको मैं नकारता नहीं हूँ। लेकिन ये ब्रेन वॉशिंग स्कूल के लेवल से इस हद तक हुआ है कि एक लड़की जो कि 25 साल की है वो कहती है कि मुग़लों के कारण ही इस देश में कला आई है, तो ये गलत है। तो इसको बदलने के लिए नवीन शिक्षा नीति की आवश्यकता है। तो ये मत बनाना भी हमारा काम है, क्योंकि ये दृष्टि देना मेरा काम है एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते। तो मैंने उस लड़की से भी कहा और बाकी सारे लोगों से कहा कि 1526 के पहले क्या क्या था इस भारत में, अब उसका शोध करो, अनुसंधान करो, तो आपको पता चलेगा कि ये था जो मूल रूप से भारतीय है। इसके बाद मुग़ल आए, उन्होंने अपना एक योगदान दिया कुछ वर्षों तक। और ऐसा नहीं है कि मुग़ल शासनकाल ऐसा बहुत चला होगा, 1526 से लेके 1857 कहते तो हैं। 1857 में वैसे ख़त्म हो गया, बहादुर शाह ज़फ़र को जो रंगून लेके गए, लेकिन औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में हुई है। उसके बाद आपको कुछ याद रहता है मुग़ल शासन का? मुग़ल शासन जो है औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ बिल्कुल भिखारी बन गया था। औरंगज़ेब के पास ही पैसे नहीं थे युद्ध लड़ने के लिए, उनकी सेना को पैसे देने के लिए 3 वर्षों का उनकी पगार नहीं हुई थी, वो सेना के लोग वापस चले गए थे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो ये इन चीज़ों को आज तक जो दबाया गया है और माइटी मुग़ल्स, ग्रेट मुग़ल्स ये जो कहा गया है, ये सही नहीं है। और इसीलिए नवीन शिक्षा नीति की आवश्यकता है, जिसमें हमारी संस्कृति से जन्मे दर्शन, हमारी कहानियाँ। महाभारत केवल पांडव कौरवों की कथा नहीं है। महाभारत में सैकड़ों कहानियाँ हैं जिनके ऊपर फिल्में बन सकती हैं, नाटक बन सकते हैं और बने हैं। तो उन सब को सामने लाना और अपना इतिहास कितना गौरवशाली था, अपनी कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत कितना गौरवशाली था और आज भी है, ये आने वाली नस्लों को दिखाना, ये हमारा दायित्व है। जी सर, आप करीब कई सालों से थिएटर, रंगमंच, उसके बाद टीवी, फिर फिल्मों में आप लगातार काम कर रहे हैं और डायरेक्शन में भी आप काम कर रहे हैं। अभी